हेलो एवरीवन, आज की हम इस क्लास में बात करेंगे सीआरबीआई के क्या क्या अमेंडमेंट्स है। ये जो वीडियो है दिसंबर 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर 20 के लिए मेरी वीडियोस देखी थी उनके लिए इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने क्लासेस के अंदर मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड कर लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स जून 20 या उसके पहले के अटेम्प्ट के हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन अमेंडमेंट्स की में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आईसीएसआई ने जो सप्लीमेंट दिया है फॉर द पर्पस ऑफ दिसंबर 2020 अटेम्प्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या अमेंडमेंट्स दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं सीआर के अंदर CR, that is a paper number 5 in the CS प्रोफेशनल। तो ये वीडियो फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर नंबर 5 है हमारा एज पर न्यू सिलेबस। एज वी नो सीआरबीआई की दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है। तो पार्ट 1, तो नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट्स इन द सीआरबीआई पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर वाइज यहाँ पे अमेंडमेंट ले रहे हैं पार्ट 1 के अंदर की क्या क्या अमेंडमेंट्स किस चैप्टर में से हैं और क्या अमेंडमेंट है। चैप्टर नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ कंपनी और बिजनेस। यदि किसी पर्सन के द्वारा यदि किसी कंपनी या बिजनेस को यदि एक्वायर्ड किया जाता है, दैट इज द टेक ओवर। इस चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट है। चैप्टर नंबर 2, पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 16 जून 2020। जो सेबी टेक ओवर कोड जो 2011 जो हमने पढ़ा था उसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 1। तो जो अमेंडमेंट नंबर जो 1 है, सेबी ने 16 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट किया। वो अमेंडमेंट क्या था, एंड दैट अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। ये अमेंडमेंट किस में, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। और मैं डायरेक्टली आपको अमेंडमेंट वाले पार्ट पे हूं कि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में क्या अमेंडमेंट आया है। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। हमें पता है सेबी टेक ओवर कोड के अंदर जो रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, दीज 2 सब रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 क्या है। व्हाट इज द रेगुलेशन 3(1)? यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी यदि किसी भी टारगेट कंपनी की 25% और मोर जितने शेयर्स और ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हेल्ड करता है और जितने वो एक्वायर कर रहा है दोनों को कंबाइन करके यदि कभी भी 25% और मोर यदि वोटिंग राइट्स हो जाते हैं किसी भी टारगेट कंपनी के, तो सबसे पहले एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ये हमने बात की थी रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1। नो अमेंडमेंट। रेगुलेशन 3 रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 देयर इज ए नो अमेंडमेंट। कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बट इन द रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, तो पहले हम देखते हैं अब तक हमने क्या प्रोविजन डिस्कस किया था। किसकी बात हो रही है बेटा, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 की। किसी को याद है, बट इक्वल करो। सर यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी, याद है, यदि कोई भी एक्वायर और इंक्लूडिंग पीएससी यदि टारगेट कंपनी के 25% और मोर वोटिंग राइट्स एक्वायर करता है बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग दैट इज 75% और 90%,
देन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि मोर देन 5% वोटिनाइज यदि आप एक्वायर करते हो तो सबसे पहले एक ओपन ऑफर देना होगा टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ये हमने बात की थी रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में। सर ये अभी भी है सर, फिर क्या अमेंडमेंट आया? रेगुलेशन 3(2) अभी ये भी कहता है जो पहले कहता था वो तो है ही, मतलब अभी भी यहां पे यही कंसेप्ट है कि यदि कोई भी एक्वायर, सुनना बात ध्यान से, यदि कोई भी एक्वायर यदि टारगेट कंपनी के 25% और मोर यदि वोटिनाइज यदि होल्ड करते हो तो जब जब फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5%, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% वोटिनाइज एक्वायर करते ही एक्वायर को ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। और इस रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 के अंदर अब इसमें ऐड हो गया एक प्रोविजो, दिस इज अमेंडमेंट 16 जून 2020, क्योंकि वी नो अप टू 30 जून 2020 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट से रेलिवेंट है। तो 16 जून को एक अमेंडमेंट आया, वो अमेंडमेंट ये था कि रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में एक प्रोविजो ऐड किया गया। अब तक ये था कि मोर देन 5% होते ही आपको ओपन ऑफर लाना पड़ता था। यदि आप ऑलरेडी 25% और मोर वोटिनाइज होल्ड करते हो, ये हमें याद है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर जल्दी से बताओ अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि अब यदि आप मोर देन 5% भी यदि फाइनेंशियल ईयर में यदि वोटिनाइज यदि एक्वायर करते हो तो ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। ये ओनली पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर 2021, वो भी अनलिमिटेड नहीं, मोर देन 5% बट अप टू 10%। क्या एक्सेप्शन है बेटा? एक्सेप्शन जो आई है पूरा का पूरा रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आपको अपने नोट्स में पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। सुन लेना बात ध्यान से, ये अमेंडमेंट्स बच्चों को कभी भी अलग नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये कि जो आपके प्रॉपर नोट्स है ना बेटा, जहां पे आपका पूरा सेबी टेक ओवर कोड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जहां रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 दिया हुआ है उसी के साथ यदि स्पेस अवेलेबल है आपके नोट्स में कंपाइलर में, तो वहीं आप ये प्रोविजो ऐड कर दो। दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट। ये पार्ट ऐड कर लो या नोट्स में अलग से पेज चिपका दो या स्पेस अवेलेबल है तो वहां पे लिख लो। दिस इज द अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब तक ये था कि मोर देन 5% वोटिनाइज होते ही, मैंने अभी बताया था ना, याद आया, अप टू 5% आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक्वायर करो। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू 5% वोटिनाइज एक्वायर होगा एडिशनल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल मोर देन 5% वोटिनाइज यदि एक्वायर कर लिया तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। लेकिन अब एक्सेप्शन है, 16 जून 2020 को नोटिफिकेशन ऐड हुआ क्या ये कि अब मोर देन 5%, क्या बेटा, मोर देन 5% यदि आप एक्वायर करते हो तो भी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप टू 10%। पहला पॉइंट, मोर देन 5% वोटिनाइज एक्वायर करने पर भी ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन कितना, मैक्सिमम अप टू 10%। मोर देन 5% वोटिनाइज एक्वायर करने के बाद भी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है यदि आपने अप टू 10% वोटिनाइज एक्वायर किया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए बात की जा रही है। याद करने के लिए इसको आप पॉइंट में बोल सकते हो, कुछ रिक्वायरमेंट है। बोला गया मोर देन 5% वोटिनाइज एक्वायर करेगा रे भैया तो ओपन ऑफर पहले लाना पड़ेगा, लेकिन बोला नहीं लाने की जरूरत, प्रोविजो ऐड कर दिया रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2 में। क्या पहला पॉइंट, मोर देन 5% वोटिनाइज एक्वायर किया जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 10% वोटिनाइज होना चाहिए एडिशनल। कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है? अभी ये प्रोविजन सिर्फ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट,
ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय द प्रमोटर। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रमोटर के द्वारा, पर्सुएंट टू प्रिफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तीन बातें याद रखनी पड़ेगी। नॉर्मल बोला गया कोई भी भैया ओ कोई भी एक्वायरर इंक्लूडिंग पीएससी, यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तूने मोर देन 5% वॉटिनाइज एक्वायर्ड किया तो ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। लेकिन कौन, कितना, कौन से फाइनेंशियल ईयर, ये बात याद रखनी पड़ेगी। ओनली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2021। यदि आप 10.5% से ज्यादा यदि आप वोटिनाइज एक्वायर करते हो किसी फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल, लेकिन अप टू 10% इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रमोटर पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, देन ओपन ऑफर एग्जेम्प्ट। कोई ओपन ऑफर आने की जरूरत नहीं है। दिस इज द न्यू पॉइंट एडेड इन द रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। चलिए बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, पूरा रेगुलेशन 3.2 कवर किया हुआ है। पूरा का पूरा प्रोविजन रेगुलेशन 3.2 तो हम ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो ओनली अमेंडमेंट वाले पार्ट पे ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन उस अमेंडमेंट को समझाने के लिए जो मेन जो कनेक्टेड प्रोविजन है वो भी मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको अमेंडमेंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ सेबी टेकओवर कोड में ही एक और अमेंडमेंट हुआ है। सेबी टेकओवर कोड में देयर इज वन मोर अमेंडमेंट। यस, ये अमेंडमेंट कब है? ये आया 22 जून 2020। क्या हुआ? रेगुलेशन 10 याद है? रेगुलेशन 10 किसी को सर? रेगुलेशन 10 क्या था? रेगुलेशन 10 था एग्जेम्पशन फ्रॉम ओपन ऑफर। याद आया कि नहीं आया सर? आया ना? रेगुलेशन 10 जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है, हमने एग्जेम्पशंस को दो रेगुलेशन के अंदर डिस्कस किया था, रेगुलेशन 10 और रेगुलेशन 11। सर रेगुलेशन 10 में था ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन और रेगुलेशन 11 में था एग्जेम्पशन बाय सेबी, जहां पे सेबी से आपको एग्जेम्पशन मांगनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेबी को, और सेबी को यदि सही लगता है तो वो आपको एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द ओपन ऑफर। वो रेगुलेशन 11 में था। रेगुलेशन 10 ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन है, इसका मतलब कुछ एग्जेम्पशन के पॉइंट दिए हुए हैं, यदि आप उन पॉइंट पे यदि आपको कवर करते हो तो आपको ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो रेगुलेशन 10 के अंदर एक सब रेगुलेशन इन्होंने ऐड किया है, दैट इज द अमेंडमेंट 22 जून 2020। और ये अमेंडमेंट क्या आया? रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 बी। रेगुलेशन 10 के अंदर एक नई सब रेगुलेशन इन्होंने ऐड की, दैट इज द रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2B, एंड दिस इज द एग्जेम्पशन, this is the exemption from the obligation to make the open offer under sub regulation 1 of the regulation 3.1। तो रेगुलेशन 3.1 के अंदर ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा और रेगुलेशन 4 के अंदर ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 भी क्या कहता है? एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल, एनी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी बाय द वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू इन कंप्लायंस विद, मतलब यदि किसी भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी ने यदि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू यदि कोई भी शेयर यदि एक्वायर किए और ये प्रेफरेंशियल इशू कैसे आया? इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन 164A। ये जो आ रहा है क्या आ रहा है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो यदि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यदि किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में यदि किसी एक्वायर ने शेयर्स एक्वायर किए, यदि एक्वायर शेयर्स एक्वायर कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो रेगुलेशन 3.1 में मिलेगी और रेगुलेशन 4 में मिलेगी। तो रेगुलेशन 3.1 और रेगुलेशन 4 से, रेगुलेशन 3.1 और रेगुलेशन 4 से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, ओपन ऑफर आने की जरूरत नहीं है यदि किसी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो शेयर्स एक्वायर किए। मतलब ये कि यदि कोई पर्सन, इसका नाम है मिस्टर सी, और मिस्टर सी ने फॉर एग्जांपल देयर इज ए कंपनी सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड ने अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया और उस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में मिस्टर सी ने सी लिमिटेड के
25% और मोर वोटिनाइज एक्वायर किए तो भी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी एक्वायर यदि टारगेट कंपनी के शेयर्स या वोटिनाइज या कंट्रोल एक्वायर करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस अलॉटमेंट बाय द कंपनी, और कंपनी के द्वारा जो प्रेफरेंशियल इशू आता है इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन 164A of the SEBI ICDR regulations 2018, तो देन रेगुलेशन 3(1) में भी ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, और रेगुलेशन 4 दैट इज अ कंट्रोल, उस केस में भी ओपन ऑफर लाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज अ रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2B, ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन 3(1) से भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है और रेगुलेशन 4 से भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, लेकिन रेगुलेशन 3(2) एडिशनल मोर देन 5% वोटिनाइज के केस में रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2B के अंदर एग्जेम्पशन नहीं दी हुई है। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो ये थे अमेंडमेंट हमारे चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज अ सेबी टेकओवर कोड 2011। तो नाउ वी कम टू द चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ मर्जर्स एंड अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज। तो चैप्टर नंबर 4 मर्जर एंड अमालगमेशन के अंदर हम जो बात करेंगे दैट इज अ अमेंडमेंट सेक्शन 230। याद है हमने 3 सेक्शन बात किए थे जिसे हम बोलते हैं एनसीएलटी के थ्रू मर्जर किया जाता है। याद है आप? सेक्शन 230, सेक्शन 231, सेक्शन 232। सेक्शन 232 तो आपका ओनली अमालगमेशन का कंसेप्ट है, और सेक्शन 230 जो आपका कंसेप्ट है दैट इज अ कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट, और ये जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इंक्लूड अमालगमेशन। याद आया? लेकिन सेक्शन 230 इज ए वाइडर टर्म, ये कंप्रोमाइज भी कवर करता है, अरेंजमेंट भी कवर करता है। अरेंजमेंट इज ए वाइडर टर्म, अरेंजमेंट इंक्लूड मर्जर, अरेंजमेंट इंक्लूड अमालगमेशन, अरेंजमेंट इंक्लूड डीमर्जर, अरेंजमेंट इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अरेंजमेंट ओनली मर्जर के लिए कंसेप्ट नहीं है। मतलब यदि 2 कंपनी का यदि मर्जर होगा तब भी सेक्शन 230 एप्लीकेबल होगा, यदि कंपनी का डीमर्जर होगा तब भी सेक्शन 230 एप्लीकेबल होगा। मतलब यदि कंपनी किसी भी तरीके के कोई भी कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट में इंक्लूड है तो सेक्शन 230 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो यहां पे जो अमेंडमेंट आया है वो सेक्शन 230 में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 230 के अंदर सब सेक्शन 1 से लेके सब सेक्शन 10 जितने भी आपने प्रोविजन पढ़े थे उनमें कोई चेंज नहीं आया। 2 नए सब सेक्शन 11 और 12 इंसर्ट किए गए। क्या बेटा? चैप्टर नंबर 4 में दैट इज अ मर्जर्स एंड अमालगमेशन की जो हम बात करते हैं, सेक्शन 230 की जो हम बात करते हैं, सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट की बात करता है, अरेंजमेंट इज ए वाइडर टर्म। तो सेक्शन 230 में 2 नए सबसेक्शंस आपको याद करने होंगे, दैट इज अ सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 और सेक्शन 230 सबसेक्शन 12। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 की। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 मैंने अभी बोल ही दिया कि जो सेक्शन 230 है ना ये वाइडर टर्म है, ये कंप्रोमाइज अरेंजमेंट को कवर करता हो। अरेंजमेंट इज ए वाइडर टर्म, अरेंजमेंट इंक्लूड मर्जर, अरेंजमेंट इंक्लूड डीमर्जर, अरेंजमेंट इंक्लूड इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये अरेंजमेंट वाइडर टर्म है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 ये कहता है कि जो अरेंजमेंट है, ये जो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट की जो एप्लीकेशन है, ये जो अरेंजमेंट है सेक्शन 230 वाला, ये अब टेक ओवर ऑफर को भी इंक्लूड करेगा। यदि किसी पर्सन के द्वारा यदि कोई ऑफर दिया जाता है, कौन सा ऑफर? टेक ओवर ऑफर। तो यदि किसी पर्सन के द्वारा कोई टेक ओवर ऑफर यदि दिया जाता है तो ये अरेंजमेंट इंक्लूड टेक ओवर ऑफर। सर यहां पे जो टेक ओवर ऑफर जो कवर किया गया है वो लिस्टेड कंपनी का कवर किया गया है या अनलिस्टेड कंपनी का कवर किया गया है? सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 जो टेक ओवर ऑफर को जो इंक्लूड करता है अरेंजमेंट की डेफिनेशन में, वो कवर करता है फॉर अनलिस्टेड कंपनीज। क्योंकि यदि कोई लिस्टेड कंपनीज हुई और यदि लिस्टेड कंपनी का यदि कोई टेक ओवर यदि आता है तो सेबी टेक ओवर कोड एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 ये कहता है कि यदि अरेंजमेंट की कोई एप्लीकेशन यदि दी जा रही है और यदि अरेंजमेंट की जो वर्ड है, ये जो अरेंजमेंट जो टर्म है,
तो सेक्शन 230 के अंदर जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इंक्लूड करेगा जो भी टेक ओवर ऑफर दिया जाता है। तो यदि किसी पर्सन के द्वारा यदि कोई भी टेक ओवर ऑफर दिया जाता है शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, दिस टेक ओवर ऑफर इंक्लूड, टेक ओवर ऑफर नहीं, ये जो अरेंजमेंट की जो टर्म है ये ऐसे टेक ओवर को ऑफर को इंक्लूड करती है। और यहाँ पे टेक ओवर ऑफर लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं होगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का जो टेक ओवर ऑफर है वो सेबी के टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन 230(11) के अंदर कवर नहीं होगा। तो सेक्शन 230(11) के अंदर जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के अंदर इन्होंने टेक ओवर ऑफर इंक्लूड किया। किसका टेक ओवर ऑफर? अनलिस्टेड कंपनी का। आया कि नहीं आया? Provisions of सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 और सेक्शन 230 सबसेक्शन 12, क्योंकि मैंने बता दिया कि सेक्शन 230 से लेके सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 11 10 अप टू 10 तक के जो सबसेक्शन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो तो ऑलरेडी थे। 3 Feb 2020 नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने 2 सबसेक्शंस को ऐड किया है, इंसर्ट किया है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, एनी कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड। कैसा टेक ओवर? इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सर ये कौन से मैनर की बात की जा रही है? रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6। तो रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6 में जो मैनर दिया हुआ है उस मैनर में जो टेक ओवर ऑफर किया जा रहा है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट टेक ओवर ऑफर को भी इंक्लूड किया गया है। जो टेक ओवर ऑफर जो किया जाएगा इन द मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब, मतलब एज पर रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6 ऑफ द कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन रूल्स। समझ में आया? सिंपल एंड इजी लैंग्वेज के अंदर यदि कोई टेक ओवर का ऑफर यदि दिया जाता है, यदि कोई पर्सन यदि कोई शेयर यदि एक्वायर करने के लिए ऑफर देता है, मतलब ये कि यदि कोई पर्सन ऑलरेडी मेजॉरिटी शेयर्स एल्ड करता है, यदि कोई पर्सन ऑलरेडी यदि कोई मेजॉरिटी शेयर्स यदि एल्ड करता है तो रिमेनिंग शेयर्स को यदि एक्वायर करना चाहता है, तो रिमेनिंग शेयर्स को एक्वायर करने के लिए जब वो ऑफर देगा तो टेक ओवर ऑफर है। और ये टेक ओवर ऑफर अब अरेंजमेंट का पार्ट है। इसका मतलब उस टेक ओवर ऑफर के लिए उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 230 के प्रोविजंस कंप्लाइंस करने होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 230 सबसेक्शन 11। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 क्या कहता है कि जो सेक्शन 230 है वो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए बना हुआ है और ये अरेंजमेंट टेक ओवर ऑफर को भी इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ यदि कोई पर्सन टेक ओवर ऑफर यदि देता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोविजन कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। देखिए कैसा टेक ओवर? ऐसा टेक ओवर जो रहेगा जो इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। कौन सा मैनर? रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6। लेकिन हम रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6 पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर की हम बात नहीं कर रहे, वो हम एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज टेक ओवर ऑफर सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग नहीं होगा, सेक्शन 230 के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि अरेंजमेंट इंक्लूड अ टेक ओवर ऑफर। तो यदि टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर है, इसका मतलब टेक ओवर ऑफर आएगा तो अब आपको सेक्शन 230 के प्रोविजन कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। लेकिन टेक ओवर ऑफर कौन सा? अनलिस्टेड कंपनी का, क्योंकि प्रोविजन क्लियर कर देता है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर ऑफर शैल बी एज पर सेबी टेक ओवर कोड। तो सेबी की जो भी रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही होगा। सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? क्या समझ में आया? सर ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, सिंपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन। सर इतना दिया हुआ है कि अब कोई भी टेक ओवर ऑफर आएगा तो वो अरेंजमेंट के अंदर कवर्ड है, वो कंप्रोमाइज अरेंजमेंट का पार्ट है। इसका मतलब सेक्शन 230 के जो रिक्वायरमेंट है वो सारी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी टेक ओवर ऑफर के लिए। लेकिन किसका टेक ओवर ऑफर? अनलिस्टेड कंपनी का। सर कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि टेक ओवर ऑफर यदि किसी
लिस्टेड कंपनी का यदि होता है तो उसके लिए तो सेबी टेक ओवर कोड एप्लीकेबल होगा ना, तो सेबी के रेगुलेशन से एप्लीकेबल होंगे। तो यदि अनलिस्टेड कंपनी का यदि कोई भी टेक ओवर ऑफर यदि आता है इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो देन वो अरेंजमेंट का पार्ट है, सेक्शन 230 के प्रोविजन कंप्लाइंस करने होंगे। हम सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 पे आए, उससे पहले जो यहां पे रेलिवेंट हो गया हमारे लिए, रूल 3 सब रूल 5 पढ़ना है, रूल 3 सब रूल 6 पढ़ना, तो हम पहले रूल 3, क्योंकि जब समझ में आ ही गया, जब सर सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 न्यूली इंसर्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल 3 सब रूल 5 भी आपको न्यूली इंसर्ट किया गया। तो मींस कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन रूल 2016, इसमें रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6 को इंसर्ट किया। समझ में आ गया? कौन से वाले टेक ओवर ऑफर की बात की जा रही है? क्या बेटा? रूल 3 सब रूल 5 क्या कहता है? कौन सा टेक ओवर ऑफर? यदि कोई मेंबर इंक्लूडिंग विद एनी अदर पर्सन यदि होल्ड करता है एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर्स इन कंपनी, यदि कोई मेंबर किसी कंपनी का इंक्लूडिंग विद द अदर मेंबर्स, यदि कंपनी के 75%, सर 75% कैसा है? 3/4, तो आप 3/4 बोलो या 75% बोलो, एक ही बात है। तो यदि कोई भी मेंबर यदि किसी और मेंबर के साथ, यदि कंपनी के 75% और वोट, यदि शेयर्स, और यहां पे शेयर्स का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स, अपन आगे बात करेंगे। तो यदि कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग विद द अदर मेंबर्स, यदि कंपनी के 75% शेयर्स यदि होल्ड करता है, तो वो यदि रिमेनिंग शेयर्स यदि वो एक्वायर करना चाहता है रिमेनिंग शेयर्स, तो यदि आप रिमेनिंग शेयर्स को यदि एक्वायर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा। सर ये कौन सा ऑफर होगा? टेक ओवर ऑफर होगा। और ये जो टेक ओवर ऑफर जो आएगा, इस टेक ओवर ऑफर क्या ये अरेंजमेंट का पार्ट है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मेंबर मेरे साथ बोलो, यदि कोई मेंबर बोलो मेरे साथ, यदि कोई मेंबर किसी और मेंबर के साथ, यदि किसी कंपनी के 75% यदि शेयर्स होल्ड करता है, तो रिमेनिंग शेयर्स को एक्वायर करने के लिए जो ऑफर देगा उसे बोलते हैं टेक ओवर ऑफर। और ये जो टेक ओवर ऑफर है ना, ये टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट का पार्ट है। मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 230 के प्रोविजंस कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। अब आया कि नहीं आया? सर आया ना समझ में? सर यदि कंपनी लिस्टेड कंपनी हुई तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए सेबी टेक ओवर कोड के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। वेरी गुड। क्या कह रहा हूं समझना, जल्दी हमें कुछ भी नहीं है। किसके लिए पढ़ रहे? 4 सेक्शन 230 सबसेक्शन 11। किसके लिए हम बात करें? सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 जब आप पढ़ोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6 आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको सेक्शन 230 सबसेक्शन 11 बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। रूल 3 सब रूल 5, रूल 3 सब रूल 5, ए मेंबर, क्या बेटा? कोई मेंबर, तो यदि कोई मेंबर कंपनी का मेक एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट, क्योंकि कौन से वाले की बात की जा रही है? फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर ऑफर, क्योंकि जो भी टेक ओवर ऑफर आएगा ना, वो टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट का पार्ट है। और अरेंजमेंट के लिए सेक्शन 230 के अंदर आपको एनसीएलटी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। पहले नहीं था ये, अब आया है कि यदि कोई पर्सन टेक ओवर ऑफर यदि लेके आता है, तो उसके लिए सेक्शन 230 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो अरेंजमेंट का पार्ट है।
लेकिन यहाँ पे टेक ओवर ऑफर क्या है, तो टेक ओवर ऑफर को भी समझाया गया है, व्हेन सच मेंबर along with any other member, कैसा टेक ओवर ऑफर, ऐसा टेक ओवर ऑफर कि यदि कोई मेंबर किसी और मेंबर के साथ, क्या, ओल्ड नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट, मिनिमम कम से कम, 3/4 मतलब 75%, यदि शेयर्स, यदि कोई मेंबर किसी और मेंबर के साथ, यदि किसी कंपनी के 75%, कितना परसेंट, 3/4, 75% शेयर्स यदि होल्ड करता है, तो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एक्वायरिंग द एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स। क्या है टेक ओवर ऑफर, सर टेक ओवर ऑफर यहां पे बोला गया है कि यदि कोई मेंबर किसी और मेंबर के साथ, यदि किसी कंपनी के, यदि वो मेंबर अकेले या किसी और मेंबर के साथ, यदि किसी कंपनी के मेरे साथ बोलना पड़ेगा 75% शेयर्स होल्ड करता है, तो ये टेक ओवर ऑफर है। ये क्या है, टेक ओवर ऑफर है, और ये टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट का पार्ट है। इसका मतलब सेक्शन 230 के प्रोविजन कंप्लाइंस करने होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और मैंने ये बता ही दिया है कि यहां पे शेयर्स का मतलब क्या है सर, शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स हैविंग दी वोटिंग राइट्स, और ये इंक्लूड करता है उन सिक्योरिटीज को भी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और यदि ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच एंटाइटल द होल्डर देयरऑफ टू एक्सरसाइज अ वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, अदर शेयर्स को कवर नहीं किया गया है। शेयर्स का मतलब एक ऐसे इक्विटी शेयर्स है हैविंग दी वोटिंग राइट्स। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, नथिंग इन दिस सब रूल शेल अप्लाई टू एनी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स through a contract arrangement or succession as a case may be, or any transfer in pursuant of any statutory or regulatory requirement। ये बोला गया कि टेक ओवर ऑफर का पार्ट नहीं माना जाएगा यदि ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो, या कोई स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से यदि कोई ट्रांसफर हो रहा हो तो। रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 6 ये कहता है कि जो टेक ओवर ऑफर जो आ रहा है रिमेनिंग शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, तो रिमेनिंग शेयर्स को एक्वायर करने के लिए जो टेक ओवर ऑफर जो दिया जाएगा बाकी शेयर होल्डर्स को, यदि कोई मेंबर, यदि किसी मेंबर के साथ यदि 75% शेयर्स यदि होल्ड करता है, तो देन ये टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट का पार्ट है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी को। तो ये जो एप्लीकेशन जो आप एनसीएलटी को दोगे इसमें क्या क्या कंटेन करेगा, दैट इज अ रिक्वायरमेंट्स इन दी एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन दी जा रही है फॉर अरेंजमेंट, जो एप्लीकेशन दी जा रही है फॉर के टेक ओवर ऑफर, क्योंकि टेक ओवर ऑफर इज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, तो इसका मतलब यदि कोई मेंबर यदि रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए यदि कोई टेक ओवर ऑफर यदि देता है, तो जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कंटेन करेगा। समझ में आया। मैंने अभी ये नहीं बताया कि क्या कंटेंट करेगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। मैंने अभी ये बताया कि प्रॉब्लम क्या, हम किस डायरेक्शन में बात करने जा रहे हैं। तो जो टेक ओवर ऑफर के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होगी, उसमें क्या कंटेंट करेगा, द रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्रपोज्ड टू बी एक्वायर्ड बाय द मेंबर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब ये कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा कि जो वैल्यूएशन किया गया है शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, उस वैल्यूएशन के लिए उन्होंने क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए। पहला, IS प्राइस पेड बाय द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। मतलब ये कि जो पहले के जो 12 मंथ्स हैं उन 12 मंथ्स के अंदर ये जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से, जो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन है जो भी शेयर्स एक्वायर किए हैं लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, तो उनमें से जो IS प्राइस है वाली प्राइस, कौन सी वाली प्राइस, IS प्राइस। दूसरा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा जो वैल्यूएशन किया जाएगा शेयर्स का वो फेयर प्राइस कंप्यूट की जाएगी आफ्टर कंसिडरिंग द नेटवर्थ, बुक वैल्यू, EPS, PE रेशो, देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनको भी कंसिडर किया जाएगा वैल्यू कंप्यूट करने के लिए।
क्योंकि जब आप टेक ओवर ऑफर दोगे तो आपका इंटेंशन होगा शेयर्स एक्वायर करना, तो शेयर्स एक्वायर करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स आपको मेंशन करनी होगी। तो ये जो वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आप कंप्यूट करोगे तो आपने क्या क्या फैक्टर कंसिडर किए हैं वो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन करना होगा। रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो आप ऑफर लेके आ रहे हो तो उस ऑफर के साथ आपको बताना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने की जो कंसिडरेशन होगी उस कंसिडरेशन को ये सेपरेट बैंक के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करके उसके अंदर जो भी टेक ओवर ऑफर के अंदर जो भी कंसिडरेशन पेएबल है उसका मिनिमम 50% अमाउंट वो डिपॉजिट करवा देगा, ये भी क्लियरली मेंशन करेगा। दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। आया कि नहीं आया? दिस इज अ रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 6। नाउ वी कम टू द सेक्शन 230 सब सेक्शन 12। किसकी बात हो रही बेटा? सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 की बात हो रही है। अभी हमने किसकी बात की थी? सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 की बात की थी। तो 11 के अंदर तो ये था कि जो मेंबर रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए जो टेक ओवर ऑफर यदि लेके आ रहे हैं वो टेक ओवर ऑफर अरेंजमेंट का पार्ट है। इसका मतलब कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के जो सेक्शन 230 के जो प्रोविजन है वो आपको कंप्लायंस करने होंगे। तो ये 230 आपका कंप्लीट हो गया अलोंग विथ रूल 3 सब रूल 5 एंड रूल 3 सब रूल 6। नाउ वी कम टू द सेक्शन 230 सब सेक्शन 12। यदि कोई मेंबर यदि अब कोई टेक ओवर ऑफर यदि लेके आ रहा है तो यदि ये मेंबर है जिसका नाम है सी और सी ने यदि कोई टेक ओवर ऑफर यदि दिया रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने के लिए तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है तो किसी भी रिमेनिंग शेयर होल्डर को क्या हो सकता है? ऑब्जेक्शन। ये एक मेंबर है, इस मेंबर ने टेक ओवर ऑफर दिया टू एक्वायर रिमेनिंग शेयर्स। तो जिनसे वो रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर कर रहा है ये मेंबर है जिसका नाम है ए। देयर इज ए कंपनी दैट इज अ कंपनी इज सी लिमिटेड। कंपनी का नाम है सी लिमिटेड। इस सी लिमिटेड का देयर इज ए मेंबर ए और मेंबर ए ने टेक ओवर ऑफर दिया और ये टेक ओवर ऑफर को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज अ अरेंजमेंट। तो ए को क्या करना पड़ेगा? कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए सेक्शन 230 के जो प्रोविजन है वो कंप्लायंस करने होंगे और इसने जो ऑफर दिया है टेक ओवर ऑफर वो दिया है टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स फ्रॉम सी डी ई एफ। तो फॉर एग्जांपल देयर इज ए एफ, ये बोलता है मैं तो अपने शेयर्स नहीं बेचूंगा, ये एग्रीवीड पार्टी है, इसको प्रॉब्लम है, ये बोलता है नो। यदि कोई भी कंपनी का जो टेक ओवर ऑफर को मेंबर ए लेके आ रहा है तो यदि मेंबर ए के द्वारा जो टेक ओवर ऑफर लेके आ रहा है इस टेक ओवर ऑफर के रिगार्डिंग जो भी एग्रीवीड पार्टी है, हम मान लेते हैं देयर इज ए मिस्टर ए दैट इज अ एग्रीवीड पार्टी, तो इसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो ये सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 एक तरीके से आप बोल सकते हो रेमेडी के फॉर्म में। किसके लिए रेमेडी? फॉर एग्रीवीड पार्टी। किसके लिए? किसके लिए बेटा? फॉर एग्रीवीड पार्टी। तो जो भी एग्रीवीड पार्टी है उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन देगी। क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी। किसको एप्लीकेशन देगी? एनसीएलटी को इन द केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू टेक ओवर ऑफर अदर देन लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या होगा? सेबी टेक ओवर कोड एप्लीकेबल होगा। तो ये किसकी बात की जा रही है? जो टेक ओवर ऑफर आ रहा है अनलिस्टेड कंपनी का, तो अनलिस्टेड कंपनी का यदि कोई टेक ओवर ऑफर यदि आता है तो यदि कोई एग्रीवेड पार्टी है तो वो एग्रीवेड पार्टी टेक ओवर ऑफर के रिगार्डिंग जो भी ग्रीवेंसेस हैं उन ग्रीवेंसेस के लिए मेंबर ए के द्वारा यदि कोई टेक ओवर ऑफर यदि लाया जा रहा है तो देन जो मिस्टर एफ जो एग्रीवेड पार्टी है उसको यदि कोई भी ग्रीवेंसेस है टेक ओवर ऑफर के रिगार्डिंग तो उसके लिए वो एनसीएलटी को क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी। सर ये एनसीएलटी को जो एप्लीकेशन दी जाएगी कैसे दी जाएगी? इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड मींस एज पर रूल 80A। कौन सा रूल है बेटा? रूल नंबर 80A। इसके लिए कौन सा रूल आपको याद करना पड़ेगा? रूल नंबर 80A याद करना पड़ेगा।
मतलब जब भी आप सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 पढ़ोगे तो 230 सबसेक्शन 12 ये आपको रीड करना पड़ेगा विद द रूल नंबर 80A। सर नहीं समझ में आ रहा। सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 जो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है वो ये कहता है कि यदि किसी मेंबर के द्वारा कोई टेक ओवर ऑफर लाया जा रहा है तो उस टेक ओवर ऑफर के रिगार्डिंग यदि कोई ग्रीवेंसेस है किसी एग्रीवेंट पार्टी को तो उसके पास क्या रेमेडी है, क्या सॉल्यूशन है, वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगी। तो एनसीएलटी को जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, एज पर रूल नंबर 80A। तो डायरेक्टली हम बताते हैं कि रूल नंबर 80A के अंदर क्या प्रोसीजर दिया हुआ है। तो जो प्रोसीजर जो दिया हुआ है किसके लिए, एग्रीवेंट पार्टी के लिए। तो एग्रीवेंट पार्टी यदि ग्रीवेंसेस हैं जो टेक ओवर ऑफर जो मेंबर के द्वारा लाया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन देगी एनसीएलटी को रूल नंबर 80A के अकॉर्डिंग। तो रूल नंबर 80A के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली इंप्लाइड है क्या, जब सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 न्यूली इंसर्टेड है तो एक नया रूल इंसर्ट किया गया रूल नंबर 80A। और ये रूल नंबर 80A क्या कहता है, एन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन दी जा रही है एनसीएलटी को ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग, तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 के अंदर जो भी एप्लीकेशन दी जाएगी एनसीएलटी को कौन से फॉर्म के अंदर होगी, इन द फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। पहला पॉइंट, ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 230 सबसेक्शन 12 में कौन एप्लीकेशन दे रहा है, मेंबर नहीं, वो 230(11) के अंदर है। 230(12) के अंदर कौन एप्लीकेशन दे रहा है, एग्रीवेंट पार्टी। कौन एप्लीकेशन दे रहा है, एग्रीवेंट पार्टी। तो एग्रीवेंट पार्टी जो एनसीएलटी को जो एप्लीकेशन दे रही है ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफर, ये एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी इन द फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 में, अलोंग विथ अकम्पनाइड विद द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन द अनेक्शन B। Further, application in the cases of takeover offer of the company which are not listed, that is a rupees 5000 rupees की आपकी application के साथ क्या लगेगी, फीस लगेगी, that is a fees amount। Application in the cases of takeover offer of the company which are not listed, क्या क्या documents लगेंगे, मतलब एप्लीकेशन जाएगी फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 के अंदर, फीस लगेगी 5000 रुपीज की। थर्ड पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एफिडेविट वेरीफाइंग द पेटिशन, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंसेस, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस, जो भी एग्रीवेंट पार्टी जो एप्लीकेशन दे रही है तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। समझ में आ गया। दिस इज द अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग विद द पार्ट 1 ऑफ द सीआर। तो सीआर पार्ट 1 के अंदर जो थी वो ओनली 2 ही चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हमारे, दैट इज वन इज अ सेबी टेक ओवर कोड, अनदर इज अ मर्जर एंड अमालगमेशन। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स है, राइट।